नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम की हमारी आज की इस विशेष श्रृंखला में। दर्शकों, हम 21वीं सदी की भारतीय महिलाएं हैं। हम घर सजाना भी जानती हैं और घर बनाना भी। जिन हाथों से हम घर में रोटियां बनाती हैं, रंगोली बनाती हैं, उन्हीं हाथों से हम हवाई जहाज उड़ाती हैं, अंतरिक्ष यान बनाती हैं और क्रिकेट के मैदान में बल्ला घुमाती हैं। यूं ही नहीं, हमें अष्टभुजी माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। वास्तव में हमारी 8 भुजाओं में परिवार की 8 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें हम बखूबी निभाती हैं और परिवार और अपने कर्तव्य के मोर्चे को एक साथ संभालती हैं। भारत वही जन्मभूमि है जहां अनेक वीरांगनाएं हुईं। किसी ने रणभूमि में अपना जौहर दिखाया तो कोई संसद में दहाड़ती है, कोई जिला दंडाधिकारी बनकर पूरे जिले को संभालती है तो कोई खेल के मैदान में अपना कौशल दिखाती है। हम उन्हीं नारी शक्ति की पराकाष्ठा हैं। आवश्यकता है तो बस अपने हुनर को पहचान कर उसे निखारने की। तो स्वावलंबन की इस विजय यात्रा में हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी क्या योजनाएं होनी चाहिए, इसी रोचक विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, अपने अनुभवों को आपसे साझा करने के लिए आमंत्रित 2 मातृ शक्तियों से आइए आपका तारुफ करवाएं। सबसे पहले हैं मेरे साथ निशा नागवंशी जी। आप निशा स्वर वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका हैं। आपकी संस्था के माध्यम से आप नारी उत्थान और दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। वहीं आप एक सफल महिला व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाने में भी सफल हैं। और वहीं दूसरे अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं झरना मोहंती जी। आप नगरपालिक निगम जगदलपुर में स्वच्छता दूत के पद पर पदस्थ हो नगरवासियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। वहीं आप भी अंचल की ख्याति प्राप्त महिला समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। नारी संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी आप अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज के आमंत्रित दोनों अतिथियों का। निशा जी, झरना जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं निशा जी आप ही के पास आना चाहूँगी और आप ही से जानना चाहूँगी, आप स्वयं मातृशक्ति हैं, नारी शक्ति हैं और नारी सशक्तिकरण के लिए ही आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। आपके दृष्टिकोण में एक स्त्री की क्या शक्ति है, आप उसे कैसे परिभाषित करेंगी? देखिए, नारी शक्ति की कोई परिभाषा है ही नहीं जी। हम अगर इसको परिभाषित करने में आएंगे तो हम बहुत सीमित हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटेड। हम लिमिटेड नहीं हैं। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल, ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर महिला के अंदर जो धैर्य है, आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भर जो हमारे अंदर है, वो शायद ही किसी और के अंदर हो सकती है। बिल्कुल। तो वो देखते हुए मैं कहूँगी कि हम नारी शक्ति को शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं तो हम बिल्कुल इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसके उपरांत जो अगर मैं एक संक्षिप्त परिभाषा दूंगी इसकी, तो वो ये होगा कि समाज, परिवार और ये पूरे राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो एक नारी को सशक्त बनाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, उसके अंदर आत्मविश्वास लाना, यहीं से हमारे राज्य का निर्माण होगा, हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे विश्व का निर्माण होगा। तो मेरे लिए यही एक परिभाषा जी। इसी तर्ज पे झरना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप किस तरह देखती हैं कि एक महिला के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं? नारी शक्ति अपने में ही एक संपूर्ण शक्ति होती है जी। शायद ये आप भी जानती हैं और काफ़ी परिभाषा तो निशा जी ने दे ही दिया है जी। मैं भी बिल्कुल इसे संपूर्णता से बताऊंगी कि नारी शक्ति अपने में ही एक संपूर्ण शक्ति होती है। इसे परिभाषित करना शायद ही हमारे लिए दुर्बल कार्य होगा, है ना। तो यदि हम इसे परिभाषित करने जाएंगे तो इसमें सिर्फ नारी को उसकी शक्ति का एहसास कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें कि उसके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होना, जैसे निशा जी ने बोला, और स्वच्छता के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर। आजकल तो नारियां हर जगह हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, हर जगह नारी है। तो इसमें उनको ये एहसास दिलाना ज़रूरी है
कि उनमें वो संपूर्ण शक्ति है ना? उस शक्ति को निखारने की आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आज देश में नारी के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गई, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और काफ़ी संपूर्ण रूप से करे जा रहे हैं। परंतु आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे मातृशक्ति महिला को एक बल लाने के लिए, संपूर्ण रूप से काम करने के लिए बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगी, पूर्ण शक्ति अपने अंदर ही होता है। इन तमाम बाधाओं को दूर करके हम ही अपने लिए एक राह बना सकते हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा झरना जी आपसे आपका मत जानकर। निशा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण इसे ही आगे लेकर जाना है, नारी उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभानी है, तो ये ख्याल कैसे मन में आया? कौन सी वो बात थी जिसने ये आपको प्रेरणा दी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही आपको कार्य करना चाहिए? इसमें मैं सबसे बड़ी भूमिका अगर कहूँ तो मेरे जीवन साथी की है जी, जिनका नाम सतेंद्र पाल सिंह है। जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तब आप जानते हैं समाज ऐसा, हमारे जो समाज में मेल पेट्रियार्की, हिंदी में इसे कहा जाए कि जो मर्द हैं उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझे ये एहसास करवाया कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया। तब मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा जीवन साथी मुझे इस चीज़ को लेके इतने आत्मविश्वास के साथ और इतने सपोर्टिव तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उन सभी महिलाओं के लिए ये चुनौती, जो भी मुझे चुनौतियाँ आएंगे उसका सामना करें। और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी, हम अपने जीवन साथी को हम सफ़र कहते हैं जी। तो ये जो मेरा सफ़र है महिला उत्थान के लिए, उसमें अगर मेरा हमसफ़र मेरे साथ रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से कार्य कर पाऊँगी। और मैं चाहूँगी ये देखने वाले सभी दर्शकों को, खास करके हर महिला की ज़िंदगी में जो उनके जीवन साथी हैं, कि आप अपनी धर्मपत्नी का मनोबल बढ़ाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए, उनका आत्मविश्वास और स्ट्रॉन्ग करिए और उनको जीवन में जो कुछ करना है, जिस भी क्षेत्र में उनको काम करना है, उसमें उनका पूरा योगदान दीजिए। बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए मेरे जीवन साथी जो हैं उन्होंने वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमारी यही प्रार्थना है आप दोनों के लिए कि निरंतर आप नारी उत्थान के लिए इसी तरह अग्रसर आगे बढ़ती जाएं, उनके लिए कार्य करती जाएं। झरना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि निशा जी ने कहा कि हम सफ़र ही वो मेरी ताकत थी जिन्होंने ये समझाया कि तू मेरी ही बराबर है, उसी तरह आप भी एक परिवार की बहू हैं, किसी की पत्नी है, 2 बच्चों की माँ हैं, तो अपने कर्तव्य और परिवार के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं? क्योंकि कई दफ़ा महिलाओं के मन में ये भी एक भय होता है कि यदि वो घर से बाहर निकलकर कार्य करेंगी तो उनका परिवार पीछे रह जाएगा, लेकिन उनके लिए एक ज्वलंत उदाहरण आप दोनों हैं कि आप परिवार भी संभाल रही हैं और अपना उत्तरदायित्व भी। तो सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मैं इसमें आपको पहले समझाना चाहूँगी, समाज मुझे लगता है ये जो दोनों हैं कार्य, जो हम कर्तव्य के कार्य, समाज, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं जी। ये दोनों पूरक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही, समाज, यदि हमारा समाज में हमारा परिवार संतुलित होता है, बैलेंस होता है। बैलेंस कब होता है? जब आपका परिवार, पूरे परिवार में, जैसे मैं खुद, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे 2 बच्चे, हम सब साथ ही रहते थे। जी। अभी कुछ अंतराल में ही मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था, परंतु हम सभी साथ थे। तो वो सभी को साथ लेके चलना, उनका मुझे मेरे योग्यता अनुसार और अपना प्यार मुझे देना, वो सारा चीज़ बैलेंस बोलते हैं, संतुलित करता है। जी। वैसे ही जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य जो है कार्य जो कर्तव्य हम करते हैं, उसको हम कैसे निभाएंगे, वो भी एक जिम्मेदारी होती है। तो जब हमारा घर परिवार बैलेंस होगा, संतुलित होगा, हम बहुत ही एकाग्रता के साथ और बहुत ही संपूर्णता के साथ कार्यरत होकर उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जी। तो शायद मैं पता नहीं, मैं शायद सही हूँ, पर मेरा सोच ये है कि सही पाने में परिवार साथ देता है, आपकी योग्यता को पहचानता है। जब परिवार आपके साथ होता है, बिल्कुल आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप निडर होके बाहर सोसाइटी में कार्य करने के लिए निकल पड़ती हैं। जी।
बहुत बेहतरीन कहा आपने कि परिवार यदि साथ है तो एक स्त्री भय मुक्त हो जाती है और वो पूरी निष्ठा से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर सकती है। बिल्कुल। निशा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि संस्था में महिलाओं के विकास के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम संचालित हैं, क्या कुछ होता है? देखिए, कहने को तो बहुत सी संस्थाएं हैं जी। जो महिला के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। मैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना चाहती हूँ जी। जहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण करें, ना कि सिर्फ उनको सशक्त बनाएं कि आप आत्मनिर्भर बनिए या अपने जो भी उनके दायित्व हैं या जो भी उनके कानूनी अधिकार हैं, जी। सिर्फ उन चीज़ों पे जागरूक मत होइए, बल्कि अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे किया जा सकता है उस चीज़ के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। जी। अभी हाल फिलहाल में आने वाले 8 मार्च को विमेंस डे में हम एक फिनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप करवाने वाले हैं उन जी। सभी अंडर प्रिविलेज महिलाओं के लिए। वो महिलाएं जो शायद कभी स्कूल नहीं गई, जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं देखा, जिन्होंने शायद 4वीं या 5वीं कक्षा में तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने घर के वजह से या शादी के वजह से, उन महिलाओं को हम एकत्रित करेंगे और उन्हें हम एक छोटा सा वर्कशॉप देंगे जिनमें अगर वो महीने का 5,000 रुपये भी अगर बचत कर पा रही हैं तो उस 5,000 को वो किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर के लिए, जैसे बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, वैसे कार्यक्रम हम इसमें सम्मिलित करेंगे और उन सारी महिलाओं का उससे रूबरू कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि देखिए, हमारा तो उद्देश्य ये है कि 100 से 100% महिलाएं इस चीज़ को समझें, पर उन 100 महिलाओं में भी 5% महिलाएं भी समझ गई तो हमारे लिए वो कारगर रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये एक कार्यक्रम है जो हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, महावरी को लेके जो आज भी डर है महिलाओं के अंदर कि वो अपने ही परिवार में अपने ही घर वालों से खुल के बात नहीं कर पाती हैं, जो भी उनको बीमारियां हैं। और हर बीमारी जो हर महिला को होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा महावरी की वजह से, महावरी के कारण ही होती है। हम इसे अभिशाप समझते हैं, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है जो हमें हमारे ईश्वर ने दिया है। तो ये चीज़ ऐसा है कि आप उसको समझिए और उससे आप डरिए मत और शर्माने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो वो दौर आ गया है कि हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे भाई, वो सब हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन दुकान से ला सकते हैं। तो मुझे लगता है पहला जो पहल होगी ना, ये हर उन महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ जो अभी भी आज तक भी अपने घर में छुपती हैं इन चीज़ों से, कि आप खुद ही दुकान जाइए और अपने लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदिए और दुकान में भैया को ये बोलिए कि उसको काले झिल्ली में बांध कर मत दीजिए। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी पहल होगी। वहीं से उनका डर, वहीं से उनकी शर्म और जो उनको लज्जा महसूस होती है वो वहाँ समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। ये जो सोच है, एक ख्वाब है आपका, ये बहुत बेहतरीन है जी। इसी प्रश्न से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। झरना जी, आपके पास आती हूँ। आप स्वच्छता दूत हैं। स्वच्छता की जब बात आती है तो हम महिलाओं के समक्ष सबसे पहली समस्या माहवारी की आती है। तो माहवारी के दौरान महिलाओं को किस प्रकार की जागरूकता रखनी चाहिए, इसके विषय में आप उन्हें किस प्रकार की सलाह देती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं, स्वच्छता एक बहुत बड़ी सेवा है जिसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, मैं सभी को आग्रह करती हूँ कि सभी आएँ, सभी एक साथ आएँ और स्वच्छता के लिए काम करें, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है कि यदि आप आपके आसपास और आपका घर, आपके घर से चालू करें। पहले आपका घर को स्वच्छ रखिए, आसपास के जगह को स्वच्छ रखिए, तब जाके आप आपके देश को कुछ आपका कुछ फल दे सकते हैं कि मैं भी स्वच्छ हूँ, मेरा देश भी स्वच्छ है ना। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट लिया था स्वच्छता का, जिनको हम आज इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, जो स्वच्छता दूत हैं। हम भी कोशिश ये करते हैं कि हम हमारे यहाँ, हमारे कार्य क्षेत्र में किस तरह से अच्छे रूप से स्वच्छता को आगे ला पाए। दूसरा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि माहवारी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ, क्योंकि एक महिला का माहवारी जो होता है बहुत ही ज़रूरी कारण होता है बहुत सारे बीमारियों के लिए।
बहुत सारे यूरिन इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे आप कैंसर से पीड़ित होते हैं, बहुत सारी महिलाएं, कई खुद की बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। कई लोग, बच्चियां जो छोटी छोटी उम्र में मेंस्ट्रुएशन से जब पीड़ित होती हैं तब उनको काफ़ी मेंटल भी प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाती हैं, जिससे निकालना भी उनको बहुत ज़रूरी होता है। ये सब के लिए सबसे सर्वप्रथम होता है बच्चों को बाल्यावस्था से ही शिक्षा दी जाए, उनको घर से भी शिक्षा मिले, साथ ही बाकी प्रशासन भी शिक्षा दे स्कूल में। सबसे पहली बात तो ये है। और जैसे कि आप बोलते हैं कि हमें महामारी के दौरान क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन बीमारियों से बच सकें। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगी कि आप कपड़े ना यूज़ करके जो पैड आता है, सैनिटरी नैपकिन आती है, आप उसका उपयोग करना चालू करें, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन जब आप यूज़ करते हैं आप कई हद तक इन बीमारियों से बच पाते हैं। दूसरा चीज़ ये है, आप खुद महिला हैं, आपको पता है कि इस दौरान काफ़ी हैवी मेंस्ट्रुअल होता है ना। जब इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि कुछ समय में प्रोबेबली आप 4-4 घंटे में एक पैड्स का उपयोग करें। अगर आप चेंज कर के पैड्स लेंगी तो आप काफ़ी बीमारियों से दूर रह पाएंगी। तीसरा चीज़ ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें उस टाइम पे। आप जितना आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे आप उतने आराम से आपके क्रैम्प्स को हैंडल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। बच्चे आज जो छोटे छोटे बच्चे मेंस्ट्रुअल के लिए जाते हैं, मेन प्रॉब्लम उनका स्टमक क्रैम्प्स होता है। जो पेट दर्द की समस्या आप जो बोलते हैं, उसको आप जब हाइड्रेट रखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे और अच्छा योग आसन करेंगे, ये सब से भी आपको काफ़ी हद तक इसमें आराम मिलता बहुत बेहतरीन जानकारियाँ आज आपने हमें दी। निसंदेह कार्यक्रम देखने वाली हमारी तमाम महिला दर्शकों को इसका लाभ ज़रूर होगा। निशा जी, मैं अब आगे चल के आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया है कि आप निरंतर महिलाओं से मिलते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत से लेकर अब तक में आपने क्या अंतर महसूस किया? बस्तर की महिलाएं जो हैं वो कितना जागरूक हैं और उन्हें कितना जागरूक करने की अभी और आवश्यकता है, तो आप किस तरह से देखती हैं? हमने जब ये काम चालू किया था, जब महिला सशक्तिकरण का, तब तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती था उनको समझना। मैं हूँ बस्तर की ही, बट एजुकेशन के कारण मुझे बाहर रहना पड़ा था, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था जब मैं यहाँ वापस आई। तब जब मैं लोगों से रूबरू हुई तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा वो लोग झेपते थे कि हमें बात नहीं करना, आप हमसे बात मत करिए, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, हम इससे यूज्ड टू हो गए हैं, ये दिनचर्या बन गया था, रूटीन में आ गया था। तो जब मैंने उनके ज़ुबान से जब ये रूटीन सुना ना, तो वो चीज़ मुझे मेरे दिल को लग गई। मैंने बोला कि हम इतने ज़्यादा महिलाएं कब से इतनी कमज़ोर हो गई कि उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो बस सहती जा रही हैं, उसे रूटीन मान रही हैं उसे। रूटीन तो वो होता है सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, पानी पीना और सोना, या अपने काम में जाना। यहाँ तो आपके साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं आप उसको रूटीन मान रही हैं। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। फिर जब धीरे धीरे जब मैं व्यक्तिगत तौर पे जब महिलाओं से मिलती गई, उनको जब मैंने अपने बारे में जानकारी दी, उनको मैंने ये बताया कि कोई बात नहीं, आप अगर उस जगह पे नहीं पहुंच पा रही हैं तो मैं हूँ आपके साथ, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ज़रूरत है। तब महिलाएं खुलने लगी। और आज ऐसा होता है कि मुझे किसी को कॉल नहीं करना पड़ता, उन्हें कुछ भी तकलीफ होती है तो मुझे फ़ोन करते हैं। पर इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि आज भी वो लोग कहीं ना कहीं डरती हैं अपने घर वालों के वजह से कि मेरे घर वालों का नाम खराब हो जाएगा अगर मैं ये चीज़ चार दीवारी के बाहर ले गई। वो अपने बारे में बाद में और अपने परिवार के बारे में पहले सोचती हैं। यही हम जो बस्तर की महिलाएं हैं, मुझे लगता है गलती यही होती है कि हम स्वयं को प्राथमिकता नहीं देती। जब हम स्वयं की शक्ति को समझेंगी और स्वयं को प्राथमिकता देंगी तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जरा जी, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहूँगी, समय कम है, कम ही शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी, आप प्रकृति की संरक्षिका की भी भूमिका निभा रही हैं, तो प्रकृति कितना महत्वपूर्ण है हमारे विकास के लिए भी और नारी विकास के लिए भी, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी।
ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, जी। ये सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है आज जी। यहाँ, यह पूरे देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये। आप इसके अंतर्गत यदि आप जानना चाहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आती है। जल प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है, बिल्कुल। है ना। अब हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। आपको ये बता दूं कि गत वर्ष ही हमने यहीं जगदलपुर में काफ़ी अभियान चालू किया था इसके लिए। बहुत सारे आंदोलन हमने इस पे लिए थे, जिसमें कि चलते हमने बहुत सारे नदी, सागर, यहाँ के जो सागर है वहाँ पे भी हमने बहुत सारे आंदोलन लिया स्वच्छ करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए, प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए। मैं हमेशा बोलूँगी कि अपने घर में भी इसकी शिक्षा दें कि किस तरह से आप प्रदूषण को स्वच्छ रखें, और बाहर भी आप इसके लिए आगे खड़े हो, तो ही हम प्रदूषण के लिए काम कर पाएंगे। मैं ये बार बार बोलती हूँ कि अपने जल को प्रदूषित होने से बचाए, वायु को प्रदूषित होने से बचाए, आसपास की जगह को प्रदूषित होने से बचाए, खुद को स्वच्छ रखें, दूसरों को भी स्वच्छता के ऊपर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। और कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम चरण की ओर है। तो चलते चलते अब मैं चाहूँगी आप दोनों से कि आप साझा करें। तो निशा जी, सबसे पहले आप। मैं सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध ये करूँगी कि नारी सशक्तिकरण हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके घर परिवार में आपकी जो माँ है, आपकी जो धर्मपत्नी है, आपकी बेटी है, आप उनका हमेशा उनका मनोबल बढ़ाए रखें, उन्हें हमेशा आत्मविश्वास दिलाते रहिए, और उनको जितनी आपसे हो सके उतना उनको सपोर्ट करिए, वो सब काम करने के लिए जो काम करने में वो सक्षम है। उनके सपनों के पंख मत तोड़िए, उन्हें जो करना है वो करने दीजिए। आप जब देखेंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में या उस ऐसे काम में जिससे उनको प्रेरणा मिलती है, उस काम में जब वो सफल होंगी ना, तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। और आज के ज़माना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है हम सब एक उन्नति की राह में चल रहे हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ सम्मिलित होके इस देश का विकास करें, हम सबका विकास करें, महिलाओं का उत्थान करें। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। झरना जी, अब आप। देखिए, मैंने ये देखा है हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, महिलाएं अपने आप से पहले अपने परिवार की रक्षा और उनके बारे में पहले सोचती हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी आपके माध्यम से कि हमारी महिलाएं पहले आप अपने आप को देखें, अपने आप को स्वस्थ करें, सशक्त करें, फिर तभी आप अपने परिवार को सशक्त कर पाएंगे, एक अच्छे रूप से शिक्षित कर पाएंगे। आप समझिए, यदि आप सशक्त हैं, आपके साथ आपका परिवार सशक्त है, आपके परिवार सशक्त है तो आपका देश भी सशक्त है। जैसे कि हम जानते हैं, महिला सशक्तिकरण जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और सभी आज जगह जगह हर एक समाज में इसके बारे में बातें हो रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हर एक महिला एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। आज मैं ये हमेशा बोलती हूँ, महिला एक साथ होके ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बड़ा जो टैबू लगा है उसको हम आगे जाके बिल्कुल तोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चल के हम एकीकृत होके महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पे हमें बातचीत करके। निसंदेह आज हमारे दर्शकों को आज की चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप दोनों का पुनः एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे इस विषय पे बातचीत की। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।